नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति को, वो भी आसान भाषा में, पूरी तरह से क्रम में, ताकि आपका चैप्टर एक बार में पूरा हो जाए। हम इस चैप्टर को कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे ताकि यह अध्याय आपको मुंह जुबानी याद रहे। यदि आप चाहते कि आपके एग्जाम में नंबर अच्छे आए और आप बेहतर की उम्मीद करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सोचिए अगर आपके बच्चे भूख से रो रहे हों और राजा महलों में ऐश कर रहा हो, तब आप क्या करेंगे? शुरुआत करते हैं एक कहानी से। कल्पना कीजिए, रूस के बर्फीले मैदान में एक गरीब किसान जिसका नाम इवान है, अपने छोटे से घर में बैठा ठंडी हवा से कांप रहा है। उसके पास खाने को रोटी भी नहीं है और उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर महलों में जार निकोलस सेकंड सोने की थाली में खाना खा रहा है। उसके पास सैनिकों की फौज है और उसने अपनी प्रजा पर सख्त कानून लगा रखे हैं। कोई भी राजा के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। इवान जैसे लाखों किसान और फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर गरीबी, भूख और जमींदारों के अत्याचार से परेशान है। वे सवाल करने लगे, हमारे बच्चों को रोटी कब मिलेगी? हमें न्याय कब मिलेगा? कब तक हम यूं ही जीते रहेंगे? कब तक? सोचिए, आपकी 14-16 घंटे की मेहनत के बाद भी पेट खाली रहे, तब कैसा लगेगा? रूस की हालत इतने खराब क्यों थे? रूस में 85% किसान थे, फिर भी लोगों को भरपेट भोजन नहीं मिलता था। क्यों? जमीन कुछ अमीरों के पास थी, या यूं कहे संसाधनों पर अमीरों का कब्जा था। फैक्ट्री में मजदूर 14 से 16 घंटे तक काम करते थे और बदले मिलती थी कम मजदूरी। गरीब किसान और मजदूर राजा यानी जार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते थे, क्योंकि उनकी आवाज उठाने के लिए कोई संसद नहीं थी। इसीलिए रूस में धीरे धीरे विरोध बढ़ने लगा। फ्रांसीसी क्रांति के विचार रूस पहुंचे और राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी। कैसे? जानने के लिए वीडियो को देखते रहे। चूंकि फ्रांसीसी क्रांति 1789 के बाद स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचार पूरे यूरोप में फैल गए थे। अब लोग राजाओं के अधिकार पर सवाल उठाने लग गए थे। लोग संसद और लोकतंत्र की बात करने लग गए थे। ऐसे में इन विचारों से रूस कब तक अनछुआ रहता? रूस में भी इन विचारों ने घर बना लिया था। अब रूस की जनता भी बदलाव के लिए तैयार हो रही थी। इसी दौरान समाजवाद के विचार फैलने लगे। समाजवाद में संपत्ति और संसाधनों का समान वितरण और अमीर गरीब के बीच की खाई को कम करने की बात होती है। ऐसे में चार्ल्स फूरियर और रॉबर्ट ओवेन जैसे समाजवादियों ने छोटे समुदाय बनाकर संपत्ति को सामूहिक रूप से उपयोग करने की बात की। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने कहा कि मजदूरों का शोषण खत्म होना चाहिए। इस शोषण को खत्म करने के लिए मजदूर वर्ग को सत्ता में आना ही होगा। कार्ल मार्क्स आह्वान करते हैं, मजदूरों, उठो, अपने अधिकार के लिए लड़ो। अगर सत्ता पर कब्जा नहीं करोगे तो हमेशा गुलाम रहोगे। इस प्रकार कम्युनिज्म का विचार उत्पन्न हुआ, जिसमें निजी संपत्ति खत्म करने की बात की गई थी। कार्ल मार्क्स भी मानते थे कि सभी प्रकार की असमानता के मूल में निजी संपत्ति ही है। इसे जितनी जल्दी हो सके खत्म करके समान रूप से बांट देना चाहिए। लेनिन कौन था जिसने जार की सत्ता को गिराकर मजदूरों की सरकार बनाई? जानना नहीं चाहोगे? कहानी में एक दिलचस्प मोड़ 1900s के आसपास आता है, जब 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी की स्थापना होती है। चूंकि हर कहानी का एक हीरो होता है, इस कहानी में भी हीरो एंट्री लेता है। इस हीरो का नाम होता है व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी के प्रमुख नेताओं में से थे। यह बोल्शेविक दल के नेता थे। वही दूसरी और इनके विरोधी दल में शेविक के नेता जूलियस मार्टोव थे। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी 1903 में बोल्शेविक और मेनसेविक दो भागों में बंट जाती है। बोल्शेविक्स लेनिन के नेतृत्व में जल्द क्रांति चाहते थे, वही मेंशेविक्स धीरे बदलाव चाहते थे। रूस में एक घटना, ब्लडी संडे, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या हुआ था उस दिन? चलिए कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं।
लगभग 2 साल बाद 1905 की क्रांति हुई, जिसे इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। हुआ यूं कि इवान जैसे सैकड़ों गरीब किसान और हजारों मजदूर गरीबी, भूख और जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ 9 जनवरी 1905 को पेट्रोग्राद में शांतिपूर्ण मार्च कर रहे थे। जार की सेना ने उन पर गोली चला दी। इस घटना में कई लोग मारे गए, इवान भी मारा जाता है। इस घटना को ब्लडी संडे कहा जाता है। इवान की मौत व्यर्थ नहीं जाती है। इसके बाद रूस में हड़ताल और विरोध शुरू हो जाता है। जार मजबूरी में दूमा रशियन पार्लियामेंट बनाता है, लेकिन वह दूमा को बार बार भंग कर देता है। क्या आप जानते हैं सेंट पीटर्सबर्ग का नाम क्यों बदला गया? विश्व में भी हालात अच्छे नहीं थे। बड़े बड़े देश जो राष्ट्र राज्य बन चुके थे, अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहे थे। विस्तार से देशों की सीमाएं टकराने लगीं और ये टकराव विश्व युद्ध में बदल गया। ये प्रथम विश्व युद्ध था, जिसकी शुरुआत 1914 में हुई। 1914 में रूस ने भी प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेता है। शुरुआत में यह लोकप्रिय था और लोग जार निकोलस द्वितीय के समर्थन में एकजुट हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता है, जार ड्यूमा रूस की संसद की मुख्य पार्टियों से सलाह लेने से इनकार कर देता है। इससे लोगों का समर्थन कम होता गया। जर्मन विरोधी भावनाएं बढ़ती जाती है, जिसका उदाहरण यह है कि सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक जर्मन नाम था, का नाम बदलकर पेट्रोग्राद कर दिया जाता है। युद्ध में रूस को भारी नुकसान होता है। आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती है। खाने की कमी हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। लोग सरकार और जार से नाराज हो जाते हैं। रूस की स्थिति बिगड़ती जा रही थी और युद्ध था कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। परिणाम स्वरूप फरवरी 1917 में पेट्रोग्राद में महिलाओं और मजदूरों ने रोटी और शांति की मांग करते हुए हड़ताल शुरू कर देते हैं। इस बार सेना ने भी लोगों का साथ देती है। जार निकोलस सेकंड को राजगद्दी छोड़नी पड़ती है और रूस में अस्थायी सरकार, प्रोविजनल गवर्नमेंट का निर्माण किया जाता है। कहानी यही खत्म नहीं होती। अभी बाकी है। अस्थायी सरकार भी रूस को समस्याओं का हल नहीं ढूंढ पा रही थी और न ही युद्ध से बाहर निकल रही थी। अप्रैल 1917 में लेनिन वापस रूस आता है। लेनिन और बोल्शेविक्स पीस, लैंड एंड ब्रेड का नारा देते हैं। लेनिन अप्रैल थीसिस में 3 मांगों की घोषणा करते हैं। इस घोषणा में युद्ध समाप्ति, किसानों को जमीन देना और बैंकों का राष्ट्रीयकरण की मांग शामिल थी। लोग अब लेनिन के साथ थे और वो क्रांति के लिए तैयार थे। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविक्स का विंटर पैलेस पर कब्जा हो जाता है। रूस में बोल्शेविक्स की सरकार बनती है। क्रांति के बाद लेनिन सत्ता संभालते हैं। लेनिन जमीन किसानों में बांटते हैं। बैंकों और बड़ी संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण करके उनको सरकारी नियंत्रण में ले लिया जाता है। रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर निकलने के लिए जर्मनी से संधि कर लेता है और 1922 में रूस का नाम बदलकर यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, रख दिया जाता है। अंत में इवान जैसे गरीब किसानों को वो सब मिलता है जिसकी उन्होंने कल्पना की थी। इवान जैसे करोड़ों गरीबों ने दिखा दिया कि जब अन्याय बढ़ जाए तो बदलाव संभव है। विचार और एकजुटता से सत्ता और व्यवस्था को बदला जा सकता है। जानिए कैसे सोशलिज्म का विचार पूरी दुनिया में फैल गया। रूसी क्रांति सिर्फ रूस की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए परिवर्तन का प्रतीक बन गई। रूसी क्रांति ने दुनिया भर में मजदूर आंदोलनों को प्रेरित किया। समाजवाद का विचार दुनिया में फैल गया। लेकिन बाद में यूएसएसआर में तानाशाही और दमन भी देखने को मिला। यह क्रांति हमें समानता, मजदूरों के अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की लड़ाई का महत्व समझाती है। तो दोस्तों, यह था सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन का पूरा चैप्टर सरल भाषा में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगला कौन सा चैप्टर कवर करना है। शेयर करना मत भूलिए ताकि दूसरों का भी रिवीजन हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।